Hello everyone, good morning. How are you all? I hope that you all are fine. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for standard 6 subject social science and this video is specially making for your revision of chapter 1 to 3 MCQ type of question. Because you've seen many videos of your subject from chapter 1 to 6 on my YouTube channel. Now, somehow, if there will be an examination organized in your school, so if the question will be asked as a MCQ type, then what to do? For that, I specially making this video which helps you in your revision work. तो जैसे कि हमने अब तक चैप्टर 1 to 6 के बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, सिलेबस के हिसाब से आपका चल रहा है। अब यहाँ पे हमारा रिवीजन होना बाकी है। तो रिवीजन में अब जबकि आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, अब ये 6 स्टैंडर्ड है, 5th स्टैंडर्ड नहीं है कि जहाँ पे 2 लाइन लिखी और आपको 3 या 4 मार्क मिल जाएंगे, इस तरह का नहीं है। अब जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एसएस के क्वेश्चंस के आंसर्स और डिटेल में आने लगेंगे, यानी आपको बहुत डिटेल में उसको लिखना पड़ेगा। और स्पेशली इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड में तो इस तरह से होता है कि काफ़ी लिखना पड़ता है, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ तो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये हैबिट हमें किस तरह से हो कि जैसे हाफ पेज का आंसर हमें याद रखना है, तो किस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं। तो उसकी बेस्ट मेथड जो है वो है ये MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे आप अपने लॉन्ग आंसर्स को शॉर्ट ऐसे MCQ में कन्वर्ट कर दो और फिर उसके आंसर्स याद रख लो, तो आपको पूरा 5 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर जिसको एक्चुअल बोलते हैं लॉन्ग, वो इजीली आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो में मैं MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, हो सकता है वो आपको एग्ज़ाम में काम आए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, बट इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब MCQ में जो ख़ास बात है वो ये है कि MCQ कहीं से भी बन सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस को MCQ में कन्वर्ट करना है, एक फिल इन द ब्लैंक्स को MCQ में कन्वर्ट करना है, एक ट्रू और फॉल्स को MCQ में कन्वर्ट करना है, एक मैचिंग को MCQ में कन्वर्ट करना है, तो ये बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे MCQ के आंसर वही राइट दे सकता है जिसने पूरा चैप्टर रीड किया हो। अगर जिसने चैप्टर रीड नहीं किया है तो उसको यहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि MCQ कहीं से भी बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि एक सेंटेंस में से, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में कोई बॉक्स के अंदर थिंग्स टू नो या कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखी है, तो वो भी MCQ में आ सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि चैप्टर के टाइटल से लेके चैप्टर एंड में जो लास्ट सेंटेंस का लास्ट वर्ड जो है वहाँ तक आपको रीड करना है। अगर आपने कोई भी डिटेल ऐसा सोच के छोड़ दी कि ये थोड़ी एग्ज़ाम में आएगा, तो डेफिनेटली वही एग्ज़ाम में आने वाला है, एकदम क्लियर है। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में या हायर स्टैंडर्ड में एसएस में अच्छे स्कोर करने हैं, तो आपको ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। और ये टेक्निक सब सब्जेक्ट में आपको हेल्पफुल रहेगी। ऐसा नहीं है कि एसएस में, ये टेक्निक को आप साइंस में भी यूज़ कर सकते हो, मैथ्स में भी यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो। पर ये हैबिट होनी चाहिए कि पूरा चैप्टर हमें रीड करके ही जाना है, उसको पूरा प्रिपेयर करके ही जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे MCQs मैंने चैप्टर वाइज अलग अलग, जो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको नहीं बोलूँगा कि शेयर द वीडियो, पर ये आपको करना है लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो बाकी है। इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, फॉर दैट यू शुड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 है आपका सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री।
तो ये चैप्टर का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने बहुत सारे डिटेल में बात की है, बहुत सारे पिक्चर्स भी हमने देखे थे। तो वो चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, सोर्सेस लाइक पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स और कॉइन्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब विच ऑफ द फॉलोइंग में ऐसा कुछ आ सकता है, जैसे टाइम है, हिस्ट्री है, कंट्री, फॉरेन कंट्री है, फिल्म्स है। तो सपोज ऐसे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमें कौन सा ढूंढना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हिस्ट्री, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में हमें क्या बताते हैं, हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे ये मैंने बॉक्स बना दिया है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, जैसे विच स्क्रिप्ट्स इज मेनली फाउंड ऑन ताड़पत्रस एंड भोजपत्रस। तो ताड़पत्र और भोजपत्र पे जो लिखा था वो कौन सी स्क्रिप्ट थी, क्वेश्चन ये है। तो आपको पता ही होगा वो कौन सी स्क्रिप्ट थी। तो यहाँ पे मैं उसका आंसर लिख देता हूँ कि वो थी पांडु स्क्रिप्ट, PNDU, पांडु स्क्रिप्ट। तो ये आपका आंसर हो गया एक। यहाँ पे मैं आंसर आपके पास ही रखूँगा, क्योंकि आपको अगर ये नोटबुक में भी लिखना है तो लिख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे ही लर्न हो जाएगा तो भी चलेगा। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बाय विच नेम आर द आर्टिकल्स कार्व्ड ऑन मेटल और स्टोन नॉन एज। तो मेटल और स्टोन के ऊपर जो आर्टिकल लिखे जाते थे उसको किस नाम से पहचाना जाता है। तो वो है इंस्क्रिप्शन, उसको हम इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो ये और आपका 1 मार्क आ गया। अब ये मैं यहाँ पे यस, तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बाय विच नेम विल यू नो द पर्सन नोइंग द एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री जो जानता है या जो इसके बारे में सर्च करते हैं उसको हम किस नाम से जानेंगे। तो उसको हम जानेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ये नाम से हम उनको जानते हैं। तो ये भी मैं यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे कर दूंगा इसको, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। अब कोई क्वेश्चन ऐसा है, अब इसमें क्या ऑप्शन आपके 4 या 3 जो भी ऑप्शन हो, ऑप्शन कोई भी हो, पर आपको आंसर ये याद रखना है। उसमें से कोई भी ऑप्शन हो पर आपको राइट ऑप्शन कौन सा है वो पता होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे आपको सीधा आंसर ही बता रहा हूँ, आपको आंसर पे ही फोकस करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बाय इन विच सिटी इज़ श्री हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी सिचुएटेड। तो हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी कौन सी सिटी में है। तो उसका आंसर है पाटन, PATAN। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जल्दी में लिखने में पाटन का पटना कर देते हैं और फिर वहाँ पे उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। अब MCQ में होता क्या है कि जब एग्ज़ाम होती है तब तो हमें कॉन्फिडेंट रहता है देने के टाइम पे कि हमारा आंसर राइट है, पर जब मार्क्स उसके आते हैं तब पूरा पिक्चर बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी होती है कि हाफ एन आवर हमें मिला होता है, फिर भी हमें क्या करना होता है कि वो एग्ज़ाम को जल्दी ख़त्म कर देना है। अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है एग्ज़ाम में कि बहुत एकदम जल्दी में इन अ हरी डोंट कंप्लीट योर पेपर, एंड वंस यू कंप्लीट योर पेपर देन आफ्टर ट्वाइसली or 3 times or 4 times check all the answers properly from bottom to end। और सबसे पहले एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस सबसे पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर समझ में नहीं आएगा। अब तो आपका 6th स्टैंडर्ड है इसलिए इतना होता नहीं है,
पर हायर स्टैंडर्ड में ऐसा होता है कि आंसर पता होता है पर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और उसकी वजह से आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो ये बहुत बहुत स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है और उसका रीज़न है ये जल्दी जल्दी में लिखना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टेक्निक क्या है कि क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले पूरा उसको टॉप टू बॉटम आप एक बार उसको रिलैक्स होकर रीड कर लीजिए एकदम आराम से। फिर जो आंसर आपको पहले आते हैं वो आंसर आप पहले लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि डोंट लीव एनीथिंग ब्लैंक। कुछ भी हमें ब्लैंक तो नहीं छोड़ना है, हमें सोचना है। अगर हमें आंसर याद आता है तो ठीक है, सबसे पहले जो आता है वो हमें लिख देना है, उसके बाद जो नहीं आता है उसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। अगर एक बार क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, तो आंसर भी इजीली हमें याद आ जाएगा अगर हमने रीड किया है तो। और ये सबसे पहली कंडीशन है कि प्रिपरेशन 100% करके जाना है। अगर प्रिपरेशन में इफ़ यू आर नॉट कंप्लीट योर वर्क प्रॉपरली देन यू विल नॉट गेट रिजल्ट प्रॉपरली। तो ये एक सिंपल टर्म है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, या तो डिप्रेशन में नहीं आना है, या मुझे डर लगता है, मुझे नहीं आता है, मैं भूल जाता हूँ, ये सब फेक बात है। ऐसा कुछ होता नहीं है एग्ज़ाम में। अगर पढ़ा है, अच्छे से लर्न करके गया है तो एग्ज़ाम में याद आता ही है, क्यों नहीं याद आएगा। तो ये कुछ ऐसा जो सुनने में आता है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ, तो ये कम्प्लीटली फेक है, एकदम फेक। क्योंकि आप तो अभी 6th में आ गए हो, हम लोगों ने कितनी सारी एग्ज़ाम्स दी होगी। तो ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस में रहना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस ना ही डिप्रेशन। एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वो कॉन्फिडेंस में रहना है। और फिर आप एग्ज़ाम दीजिए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, पर प्रिपरेशन इज़ द फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ क्वेश्चन समझना है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ आइडियोलॉजी कहाँ पे है। तो एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ आइडियोलॉजी है अहमदाबाद में। तो हमें ये याद रखना है कि भाई ये अहमदाबाद में है। अब यहाँ पे आंसर कोई भी हो, ऑप्शन कोई भी हो, पर हमें जो आंसर जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो यही करना है कि एलडी इंस्टीट्यूट जो है वो अहमदाबाद में ही है। भले चाहे कोई कुछ भी बोले, पर वो अहमदाबाद में ही है, हमें हमारे आंसर पे स्टिक रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज़ महावीर आराधना केंद्र सिचुएटेड। महावीर आराधना केंद्र कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह के आएंगे कि ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो वो राइट होगा। या तो कोबा लिखा होगा या तो फिर अहमदाबाद लिखा होगा। अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे कोबा और अहमदाबाद दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन भी आपको दिखता है, सॉरी अहमदाबाद नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा गांधीनगर। यहाँ पे होगा गांधीनगर, गांधी जी का नगर, गांधी नगर, ओके। तो यहाँ पे कोबा या गांधीनगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी है तो आपको उसको टिक करना है। अब कभी कभी ट्विस्ट होता है कि कोबा भी है, गांधीनगर भी है, और सपोज़ ए में कोबा है, सी में गांधीनगर है, बी में सूरत है, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो ए एंड सी ऐसा करके होता है। तो दोनों है, ए एंड सी में दोनों आते हैं, तो हमें फोर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो ही राइट होगा। अगर कोई एक भी आपने सिलेक्ट किया तो फिर वो अपने आप आंसर रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन हमें ये बोलता है कि ये दोनों भी है, तो हाँ दोनों हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल सिंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पूछा है, प्लेसेस विच स्टोर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इज़ नोन। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो जहाँ पे रखे जाते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम बोलते हैं आर्काइव्स, ARCHIVES, आर्काइव्स। तो उसको हम आर्काइव्स के नाम से जानते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे
रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, कोई भी मोनूमेंट हो या इंस्क्रिप्शन हो या कोई बुक हो पुरानी, कोई भी हो, तो वो आर्काइव्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट है, इन विच सिटी नेशनल आर्काइव्स सिचुएटेड। नेशनल आर्काइव्स कहाँ पे है? तो कैपिटल ऑफ इंडिया वो है दिल्ली में, तो इसका आंसर आएगा दिल्ली। तो ये हो गया आपका, और एक मार्क आ गया आपके पास। अब यहाँ पे द स्पेशल ट्रीज नेम द, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, आता है भोज, BHAUJ, भोज। यस, द स्पेशल ट्रीज नेम द भोज आर फाउंड इन ऑन द विच माउंटेन। कहाँ पे ये भोज नाम का जो ट्रीज़ है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर ये नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो इसका आंसर आएगा हिमालय, कि ये जो है वो हमें मिलते हैं हिमालय में, हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डर नहीं जाना है कि अरे ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, सर ने गलत पूछ लिया। नहीं, क्वेश्चन आया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है कि हमें आंसर देना है। अब उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होगा तो कहीं से भी क्वेश्चन आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ताड़पत्र की बात है, तो ताड़ के ट्रीज़ जो है वो कहाँ पे होंगे, तो ये आपको सर्च करना है, मुझे तो पता है, पर इस तरह के क्वेश्चन सर्च करने से हमारा नॉलेज बढ़ता है। और यही है मेन जो स्टडी जो है वो यही है, सीधा आपने पढ़ लिया, उसको रट्टा मार लिया और फिर एग्ज़ाम दे के आ गए, तो वो कोई मीनिंग नहीं है। खुद सर्च करके जो आंसर ढूंढते हैं और फिर जब हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई, उसके लिए रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यू नेचुरली रिमेंबर ऑल द आंसर्स। और सेकंड टेक्निक इसकी ये है कि जो आपको आता है वो आप दूसरों को सिखाओ, क्योंकि जब आप सिखाते हो तो अपने आप वो आपको लर्न हो जाएगा। तो जैसे ये वीडियो है, अब इसको आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हो, उनको भी पूछ सकते हो कि चलो हम ट्राई करते हैं कि कितना आता है। तो इस तरह से जब आप दूसरों को सिखाते हो तो अपने आप आपका भी लर्निंग हो जाता है, यानी कर भला तो हो भला, ऐसा होता है। चलो, अब यहाँ पे पूछा है विच म्यूजियम इज़ लोकेटेड एट गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। तो यहाँ पे कौन सा म्यूज़ियम है अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ में? तो उसका आंसर है ट्राइबल, TRIBAL, ट्राइबल म्यूज़ियम जो है वो यहाँ पे अहमदाबाद में है। तो ये आपका और एक मार्क आ गया। अब विच ईयर ऑफ 20th सेंचुरी बिकम फेमस एज द मिलेनियम गैलरी। तो 20th सेंचुरी का वो कौन सा ईयर था जो मिलेनियम गैलरी बना? तो वो है 2000। यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन में दिसंबर लिखा है तो आपको उसको मेंशन करना है, अदरवाइज़ खाली 2000 लिखा हो तो आपको 2000 के ऊपर ही टिक मार्क करना है। तो ये आपका और एक आंसर हो गया। तो इस तरह से चैप्टर 1 में MCQ आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? मैप के ऊपर है, तो इसमें से तो बहुत सारे MCQs निकल सकते हैं, फिर भी जो आपके रिलेटेड हैं, जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, वैसे अगर हम बात करें MCQs की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज़ द ड्राइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड। यानी पेपर के ऊपर अर्थ सरफेस की फ्लैट ड्राइंग जो है उसको हम किस नाम से जानेंगे? तो उसका सिंपल जो टाइटल है वही आपका आंसर है, उसका आंसर आएगा मैप। मैप। अब यहाँ पे हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लू कर देते हैं। ओके, मैप। फिर सेकंड है विथ
हुज हेल्प द करेक्ट पिक्चर ऑफ एनी एरिया कैन बी नोन, तो उसका आंसर भी मैप ही आएगा। तो यहाँ पे एक ही आंसर अलग अलग क्वेश्चन में कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हमें कोई क्वेश्चन चाहे कितना भी बदल लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आंसर देखिए, फर्स्ट का भी मैप, सेकंड का भी मैप। अब थर्ड है, वेर इज़ द NATMO। NATMO का फुल फॉर्म आपके टेक्स्ट बुक में था पर आपको याद नहीं होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। नेशनल एटलास एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एटलास एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। तो वेर इज़ द नेटमो लोकेटेड, NATMO ये कहाँ पे है, तो उसका आंसर है कोलकाता। तो ये आपके मैप वर्क में भी आ सकता है फाइनल एग्ज़ाम में। हाँ, बोर्ड में जो है 10th में 9th में इस तरह का मैप वर्क होता है कि ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और हमें उसका आंसर पहले तो याद रखना है, फिर उसको मैप में लोकेट करना है। तो इस तरह से मैप वर्क होता है हायर स्टैंडर्ड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है कोलकाता में। नेक्स्ट है, विच कलर इज़ यूज टू शो हाइट इन अ कलर मैप। हाइट दिखाने के लिए कौन सा कलर यूज़ होता है, तो यहाँ पे होता है ब्राउन कलर यूज़। तो आपको आंसर ढूंढना है ब्राउन, ये आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट है, विच कलर इज़ यूज टू शो फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट है तो बट ऑब्वियसली उसका आंसर हमें पता ही होना चाहिए कि ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन ही होते हैं। तो उसका आंसर आ गया ग्रीन कलर। नेक्स्ट है, विच कलर इज़ यूज टू शो प्लेन्स इन अ कलर मैप। प्लेन्स जो मैदान होते हैं उसको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे आता है आपका आंसर येल्लो। YELLOW, येल्लो कलर जो होता है वो यूज़ होता है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है, विच वाइल ट्रैवलिंग बाय रोड नेम्स ऑफ मैनी प्लेसेस आर रीड ऑन द। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे किलोमीटर्स और वगैरह सब दिखता है, एक रोड के साइड पे एक स्टोन होता है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, तो उसको जानेंगे हम माइलस्टोन के नाम से, जो आपके चैप्टर के बिगिनिंग में भी है और मैंने वीडियो में उसका पिक्चर्स भी मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइलस्टोन, MILESTONE, माइलस्टोन। तो ये और आपका एक आंसर हो गया। अब द वर्ड मैप इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड, कौन से लैटिन वर्ड से मैप वर्ड आया है, तो उसका आंसर है मैप्पा। और आप मैप्पा ही रखो ना, मैप्पा ही आएगा आपके, अगर आया तो यहाँ इसका आंसर है मैप्पा। लैटिन वर्ड मैप्पा से मैप वर्ड आया है। अब यहाँ पे ट्रायंगल का साइन दिया है, तो ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है, ये साइन जो मैप में यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना है टॉप। कोई माउंटेन की टॉप हो या कोई हाइट की टॉप हो, तो वो दिखाने के लिए यहाँ पे ये साइन यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो साइन का टेबल है वो भी पूरा याद रखना पड़ेगा, वहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस कैन बी नोन एज द, तो इसका आंसर आएगा स्केल। कि एक्चुअल डिस्टेंस जो है दो प्लेसेस के बीच का, उसको किस नाम से हम जानेंगे, तो उसको हम जानेंगे स्केल के नाम से। अब मैन मेड थिंग्स जो है वो इंडिकेट करने के लिए कौन सा कलर यूज़ होता है, तो उसके लिए होता है ब्लैक कलर यूज़, ब्लैक। तो ये कलर भी आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लैक। अब पीओ जो होता है, मैप में कहीं पे पीओ लिखा होता है, तो वो किस किस क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, तो पीओ का फुल फॉर्म हो जाता है पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस, OFFICE, पोस्ट ऑफिस जो होता है वो
जहाँ पे होता है वहाँ पे पीओ लिखा होता है, पुलिस स्टेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे पीएस लिखा होता है। अब इतना बड़ा सर्कल है, वो क्या इंडिकेट करता है? तो ये जो बड़ा सर्कल है वो इंडिकेट करता है हेड क्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड क्यू कैपिटल कर देता हूँ, QUA क्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आपके डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर होता है उसको वो इंडिकेट करता है। ऐसा बड़ा सर्कल हो तो, अब बड़े सर्कल में अगर और एक छोटा सा सर्कल हो तो वो कैपिटल ऑफ द स्टेट करता है। अगर वो बड़े सर्कल के अंदर वाला छोटा सर्कल जो होता है वो डार्क हो तो वो कैपिटल ऑफ नेशन को डिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पे एक साइन है कि डैश डॉट है, तो ये साइन किस लिए यूज़ होती है मैप में? तो जनरली ये होती है स्टेट बॉर्डर के लिए। स्टेट बॉर्डर STATE बॉर्डर BORDER, स्टेट बॉर्डर जो होती है। अब अगर इसमें ही अगर थोड़ी डार्क हो और थोड़ी सी बड़ी हो तो वो डिस्क्राइब करती है इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो बाउंड्री होती है वो डिस्क्राइब करती है। अब यहाँ पे है साइन आता है, यहाँ पे साइंस हो गया है, तो उसको हम चेंज कर देते हैं एक बार। SIGNS। चलिए, साइंस और सिंबल which are well known and understood by everyone are also known as, वो किस नाम से जाना जाता है? साइंस और सिंबल्स जो है, जो सब लोग पहचानते हैं, उसको किस नाम से हम जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं कन्वेंशनल साइन के नाम से, CONV, कन्वेंशनल साइन। तो जो सब लोग मैप में जो समझ सकते हैं उसको हम किस नाम से जानेंगे? तो उसको हम जानेंगे कन्वेंशनल साइन के नाम से। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, तो आपको इजीली याद रह जाएगा कन्वेंशनल साइन। तो ये है कुछ MCQs चैप्टर 2 में से, इस हिसाब से आपके एग्ज़ाम में MCQ आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 के बारे में, सिटीजनशिप। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे भी ये चैप्टर आने वाला है बड़े स्टैंडर्ड में, 7, 8, 9, 10। 10th में नहीं आएगा, 9 तक आएगा। चलो, इसका पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन कमिंग इन आवर कॉन्टेक्ट? तो सबसे पहले हम किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं? तो ऑब्वियसली वो होती है हमारी फैमिली। अब यहाँ पे हम कलर लेंगे ये वाला, तो फैमिली के कांटेक्ट में हम सबसे पहले आते हैं, तो इसका आंसर हो गया फैमिली। सेकंड है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द फैमिली? हम हमारी फैमिली से हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है कल्चर, किस तरह से रहना है, क्या कौन से भगवान में बिलीव करते हैं, कल्चर हमें हमारी फैमिली से मिलता है। नेक्स्ट है, एट व्हाट एज डज द इंडियन सिटीजन गेट द राइट टू वोट? तो राइट टू वोट कौन से ईयर में, कौन सी एज में आपको मिलेगा? तो इसका सिंपल आंसर है, जब हम, मैं नहीं, आप 18 ईयर्स के हो जाओगे। कितने ईयर्स के? 18। तो यहाँ पे 18 ईयर्स जब एज होती है तब हमें वो राइट मिल जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी वेज आर देयर टू गेट इंडियन सिटीजनशिप? इंडियन सिटीजनशिप मिलने के लिए कितने तरीके हैं? तो देर आर 4 वेज टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। फिर नेक्स्ट है, विच राइट डू द फॉरेनर्स नॉट गेट इन इंडिया? फॉरेनर्स जब इंडिया में आते हैं तो उनको कौन सा राइट नहीं मिलता है?
तो उनको जो राइट नहीं मिलता है वो है टू कंटेस्ट द इलेक्शन, टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन, इन द इलेक्शन। ये जो राइट है वो कोई भी फॉरेनर को इंडिया में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, बाय कमिटिंग विच टाइप ऑफ क्राइम डज एन इंडियन सिटीजन लॉस्ट हिज सिटीजनशिप। कौन सा टाइम? तो नेशनल बेट्रल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले NATIO, नेशनल BETR बेट्रल। ये जो क्राइम होता है वो क्राइम पे करने से आपकी सिटीजनशिप जो है वो चली जाएगी। तो फ्यूचर में आप इस तरह का कोई भी काम, हमें तो कोई क्राइम ही नहीं करना है, पर ये ध्यान में हमें रखना है कि इस तरह का क्राइम करने से हमारी जो सिटीजनशिप है वो चली जाएगी। अब यहाँ पे जो है वो इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन चाहे कोई भी हो, आपको आंसर यही लिखना है, आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर यही आएगा। अब नेक्स्ट है, चाइल्ड गेट्स नॉलेज रिलेटेड टू द सोसाइटी फर्स्ट फ्रॉम हिज फैमिली। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और ये वाला आंसर का क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम आया। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो वो अगर हमारा कंटेंट अगर हमारा क्लियर है तो क्वेश्चन भी टाइप से पूछा जाए हमें आंसर पता ही होगा। अब नेक्स्ट है, फैमिली इज कॉल्ड द बेस्ट ब्लैंक। तो फैमिली क्या है जहाँ से हमें कल्चर और पर्सनालिटी हमें मिलती है सीखने को। तो जहाँ पे हम सीखने जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्कूल। तो फैमिली से बड़ा और अच्छा और कोई स्कूल पूरी दुनिया में नहीं है। तो आप बहुत लकी हो कि आपकी इतनी अच्छी फैमिली है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली नहीं होती है। तो ऑलवेज़ गिव रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, योर मदर एंड फादर। कुछ हमारे ऐसे हीरो हैं जो मम्मी के सामने बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उनका कहा मानते नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है उनको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, उनको कभी मम्मी पापा के अगेंस्ट जाना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट है, एन इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड इज़ नेसेसरी फॉर अ सिटीज़न फॉर। तो इलेक्शन जो कार्ड है वो हमें किस काम में आता है? तो सिंपल है, वोटिंग के काम में आता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा वोटिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन कोई भी हो, ड्राइविंग हो या ट्रैवलिंग हो, पर हमें चूज़ करना है वोटिंग। अब नेक्स्ट है, ब्लैंक सिटीजन डज नॉट डू एनीथिंग विच इज़ हार्मफुल टू द नेशन। तो ऐसा कौन सा सिटीज़न है जो कंट्री को लॉस हो या नुकसान हो ऐसा कोई काम नहीं करेगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा एन आइडल सिटीज़न। आइडल सिटीज़न जो होता है वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि उसके कुछ करने से या उसके कुछ ना करने से या उसके कुछ बुरा करने से कितना कंट्री को लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा और क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें फ्यूचर में आइडल सिटीज़न बनना है। नेक्स्ट है, द इंडियन ब्लैंक हैज़ गिवन सिटीजनशिप टू एवरी इंडियन सिटीज़न। इंडिया के किसने सबको इंडियन सिटीजनशिप दी है? तो वो दी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने। गवर्नमेंट ने तो दी है, पर गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी किसने दी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसने गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी है कि इंडिया में बॉर्न होने वाले या कुछ टर्म्स से यहाँ पे रहने वाले लोगों को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट है,
upon has to stay in India for blank years or more to get a foreigner यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ a foreigner। अब ओके, तो यहाँ इंडिया में कितने टाइम रहने के बाद इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी? कोई भी फॉरेनर है वो इंडिया में कितने टाइम रहेगा तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी? तो उसका आंसर है कम से कम उसको 5 इयर्स यहाँ पे रहना पड़ेगा। 5। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 5 इयर्स। अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में 5 इयर्स रहता है या उससे ज़्यादा टाइम रहता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है मीन्स टू स्टे परमानेंटली इन अ कंट्री। ब्लैंक मीन्स टू स्टे परमानेंटली इन अ कंट्री। तो उसका क्या आंसर आएगा? तो उसका आंसर आएगा आपका टाइटल जो है वो सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मीन्स टू स्टे परमानेंटली इन अ कंट्री। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सिटीजन इज गिवन बाय द सिटीजनशिप। यहाँ पे आएगा सिटीजनशिप। तो मैं एक चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे शिप लगा देता हूँ। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू ऑल द सिटीजन। यानी किस तरह की सिटीजनशिप हमें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमने दी है। तो हमें दी है सिंगल सिटीजनशिप। तो ये है इसका आंसर सिंगल। अब जैसे सेक्शन 370 जो जम्मू कश्मीर से निकाला गया, तो क्यों निकाला गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनको 2 टाइप की सिटीजनशिप थी, एक तो जम्मू कश्मीर की और एक इंडिया की। अब 370 सेक्शन हटाने से अब उनके पास भी एक ही सिंगल सिटीजनशिप है। अब अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप होते हैं, एक तो आपके जो स्टेट होता है वहाँ का उसकी और दूसरा अमेरिका की। तो ये क्या है फंडा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, पर ये स्टैंडर्ड में अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हैं अ पर्सन हु लीगली बिलोंग्स टू अ कंट्री एंड हैज़ राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंट्री इज़ कॉल्ड। तो सिंपल आंसर है इसका, आपको भी वो आंसर आता होगा, उसको बोलेंगे सिटीज़न। सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। सिटीज़न। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही आए, पर चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आए। तो हमें क्या करना है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसका आंसर क्या है। ठीक है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके स्कूल में कोई टेस्ट होता है, स्पेशली एमसीक्यू टाइप ऑफ टेस्ट हो, तो आपको इस तरह से उसके आंसर देना है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स प्रॉपरली। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं टेक्स्ट करके,
और कुछ डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो, और कुछ सजेशन हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अगर आपको कोई कमेंट करनी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये है आपका रिवीजन। इसके बाद जो नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो चैप्टर 7 के बारे में होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।